Hello everyone and welcome to EduTab. Today my dear friends we are going to talk about the topic of valuation of inventory. इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो हमें कुछ क्वेश्चंस प्योरली इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको 1 नंबर का या फिर हाफ मार्क्स के पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. ऑल्दो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक दे विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल होंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ा सा अलजेब्रा लगा करके आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो. राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू इवैल्यूएट आवर इन्वेंट्री? इन्वेंट्री हम इवैल्यूएट क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट वी अर्न फ्रॉम आवर डायरेक्ट ऑपरेशंस. वो बिजनेसेस या वो फर्म्स या वो कंपनीज जिनका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है कि सामान को बेचना, कुछ गुड्स को सेल करना, उनके लिए जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो निकल कर आएगा जितनी उन्होंने टोटल सेल्स की हैं माइनस जो सामान, जो गुड्स उन्होंने बेचा है उसका कितना कॉस्ट था. राइट तो जितनी सेल की, सामान को बेच के, गुड्स को सेल करके जितना उनके पास इनकम आई और उस गुड्स का कितना टोटल कॉस्ट उस कंपनी को पड़ा, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है. इसी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अगर हम बाकी दूसरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और जो हमारे कुछ दूसरे खर्चे होते हैं, कुछ दूसरी जो इनकम्स होती हैं उसको भी इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है. ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, यानी कि जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, मेन गुड्स को सेल करना जो हमारा एक्टिविटी है, उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है. उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स पता होनी चाहिए. सेल्स कहां से पता चलेगी? सेल्स हमें हमें सेल्स अकाउंट से पता चलती है, क्योंकि व्हेनेवर वी डू अ सेल वी रिकॉर्ड इट इन द सेल्स अकाउंट. चाहे कैश में सेल्स हो चाहे क्रेडिट में सेल्स हो, हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जब भी हम सेल करते हैं. तो जितना सेल्स अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका मतलब आपकी उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में उतनी सेल्स हुई हैं. अब दूसरा काम आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी हैव सोल्ड. ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका ये है, वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक. जब हमने अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया तो हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था. इसके बाद हमने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हमने कितना नया स्टॉक परचेज किया है उसको हम उसमें ऐड करेंगे. जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, खत्म होता है, तब कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया है, ये क्लोजिंग स्टॉक हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी हमें पता होने चाहिए. राइट तो दिस कम्स आउट टू बी द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड. नाउ परचेजेस हमें पता चलते हैं बिकॉज अगेन परचेजेस दे आर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट. व्हेनेवर वी परचेज आवर गुड्स वी रिकॉर्ड इट, वी डेबिट इट इन द परचेज अकाउंट. सो परचेज अकाउंट में जितना डेबिट बैलेंस है उतने हमारे गुड्स की परचेज साल के दौरान हुई होगी. एक्सपेंसेस भी हमें पता चल जाते हैं, जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, चाहे हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस भी अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, वहां से वो भी पता चल जाएगा. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है. इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा. सो दैट इज वाई एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप अपने वेयर हाउस में जाते हो, स्टोर हाउस में जाते हो एंड यू चेक कि कितना स्टॉक मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, और इस स्टॉक की वैल्यूएशन करना, यही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ डू वी इवैल्यूएट दिस स्टॉक. राइट सो ये फॉर्मूला हमें पता चल गया दैट इफ वी वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द टोटल सेल्स. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक plus the value of the total purchases made during the accounting year minus the closing stock remaining at the end of the accounting period and minus the direct expenses that we did during the accounting period. Now in order to evaluate the stock, ये जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है, जब रिपोर्टिंग पीरियड हमारा चलता है, इसमें कुछ स्टॉक हम परचेज करते हैं, वो परचेज हम किस दाम पे कर रहे हैं, किस वैल्यू पे, किस रेट पे कर रहे हैं, वो हमें पता होता है कि हमने स्टॉक को किस रेट पे खरीदा है. ठीक है, उसमें से कुछ जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा और बाद में कुछ स्टॉक हमारा बच जाएगा. तो ये जो बचा हुआ स्टॉक है इसे किस कीमत पर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ये हम लोग आज सीखने जा रहे हैं. 3 different methods we use in order to evaluate our closing stock. First is the first out method, then last in first out method and then weighted average cost method. इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है कि जो स्टॉक हमने पहले खरीदा है उसको पहले बेचा जाएगा. यानी कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सबसे अर्लीस्ट परचेज स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, हम मानकर चलते हैं कि हमने जो स्टॉक बेचा है आज वही स्टॉक की वैल्यू है. राइट क्योंकि आप समझ सकते हैं स्टॉक की जो रेट है, स्टॉक की जो वैल्यू है, वो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में चेंज हो सकती है. हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं पर यूनिट 10 रुपए का आपका खर्चा आता है एक यूनिट को, एक स्टॉक को परचेज करने के लिए. हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में, ये दाम बढ़कर के 15 हो जाए.
राइट। एंड वेन एवर यू परचेज गुड, ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक सामान खरीदते हैं, आप बल्क में परचेज करते हैं। आप अगस्त में परचेज कर रहे हैं, लेटेस्ट से आपने 500 यूनिट्स परचेज कर लिए, सितंबर में गए आपने 1000 यूनिट्स और परचेज कर लिए, तो इस वजह से आपके वेयर हाउस में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टाइम पे अगर वो परचेज किया गया है तो अगर एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे वो निकालेंगे? तो उसका पहला तरीका क्या है कि जो स्टॉक पहले खरीदा है उसको पहले सेल किया, इसका मतलब जो हमने स्टॉक सेल किया उसकी वैल्यू उसके हिसाब से निकाली जाएगी कि जो पहले स्टॉक खरीदा था उसका जो वैल्यू था, उसका जो रेट चल रहा था, उसी रेट को मानकर चलते हैं। दूसरा क्या है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट बेसिकली सेज कि जो स्टॉक हमने सबसे लेटेस्ट खरीदा है, जो सबसे पहले बाद में स्टॉक खरीदा है, उसको उसी को हमने पहले बेच दिया है, राइट। एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट, जहां पर हम पूरे स्टॉक का वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे होते हैं इन तीनों वेज को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। we will be given this much information in our क्वेश्चन में मैं बता दिया कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपके अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में 1000 रुपए था, ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपीज था, आपने 20,000 रुपीज का स्टॉक नया परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक आपका 8,000 रुपीज का बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड यू हैव मेड अ सेल्स ऑफ 16,000 रुपीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 500 रुपीज। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स सब्ट्रैक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमें पता है, सेल्स कितनी है? सेल्स इज 16,000 रुपीज। नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारी वैल्यूज को यहां पर अगर आप पुट इन करोगे तो बहुत इजीली आंसर आपका आ जाएगा 16,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक वॉज 1,000 रुपीज, परचेजेस ऑफ 20,000 रुपीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8,000 रुपीज minus direct expenses of 500 rupees. So now it is very easy to calculate this value because you have calculator at your hand. कैलकुलेटर है आपके पास, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी अवेलेबल रहता है आपको एग्जाम के अंदर, आप वहां सिंपली ये कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 21,000 माइनस 8,000, it 21,000 minus 8,000 it comes out to be 13,000, 13,000 minus 500 is coming out to be 12,500। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आई अगेन अपोलोजाइज अगर जल्दबाजी में मेरे से कोई बहुत ही ब्लेंडर हो जाता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। आई होप माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। 20 माइनस 8,000 इज 12,000 प्लस 1,000 13,000 माइनस 500 इज 12,500 और 12,000 16,000 माइनस 12,500 इज कमिंग आउट टू बी 3,500, राइट। सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें वैल्यू दे दी गई थी, ओपनिंग स्टॉक की भी, क्लोजिंग स्टॉक की भी, सेल्स भी, सब कुछ दे दिया गया था, तो बहुत सिंपली हमें फॉर्मुला अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। लेकिन लेटेस्ट से अगर हमें इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए बोला जाए और हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये दिया जाए कि ऑन जुलाई 1 यू परचेज्ड 10 स्मार्टफोन्स एट 200 रुपीज ईच। लेटेस्ट से ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, 10 स्मार्टफोन्स थे आपके पास, 200 रुपए पे खरीदे गए। 5 जुलाई को आपने 15 मोर स्मार्टफोन्स खरीद लिए 210 रुपीज के, और 10 जुलाई को आपने 12 स्मार्टफोन्स को कस्टमर्स को सेल कर दिया, राइट। सो आपके पास टोटल स्मार्टफोन्स कितने थे? 10 प्लस 15 दैट इज 25, एंड आउट ऑफ दोस 25 यू सोल्ड 12 स्मार्टफोन्स हेयर। सो टोटल 13 स्मार्टफोन्स अभी भी आपके पास बचे हैं, जो आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल कर आया? 13 स्मार्टफोन्स। अब ये 13 स्मार्टफोन्स का वैल्यू क्या होगा? क्या हम इसको 13 स्मार्टफोन्स को 200 रुपीज पे मेजर करेंगे या 210 रुपीज पे मेजर करेंगे? तो यहां पर ही हमारे जो मेथड्स हैं वो मेथड्स वेरी कर जाते हैं। पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दैट इज द स्टॉक विच वाज परचेज्ड अर्लियर विल बी सोल्ड आउट फर्स्ट। तो यहां पर जो हमने 12 स्मार्टफोन्स बेचे हैं, इसमें मानकर चलेंगे कि हमने सबसे पहले 1 जुलाई को कौन सा स्मार्टफोन था हमारे पास? 10 स्मार्टफोन थे 200 रुपए के, तो हमने पहले 10 स्मार्टफोन से ही 200 रुपए के बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 स्मार्टफोन्स हमने और बेचे, वो हमने वो स्मार्टफोन्स बेचे जो हमने 5 जुलाई को परचेज किए। तो जो हमारे पास 13 स्मार्टफोन्स रिमेनिंग है, ऑल दीज 13 रिमेनिंग स्मार्टफोन्स दे वर परचेज्ड ऑन जुलाई 5, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बाद में खरीदे गए स्मार्टफोन्स है वो हमारे पास बचे रहेंगे, पहले खरीदे गए स्मार्टफोन्स हमने वही सेल कर दिए। तो द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी द 13 स्मार्टफोन्स रिमेनिंग एट 210 रुपीज ईच, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये जो हमने सामान जो सेल कर दिया उसका क्या वैल्यू आ गया? उसकी वैल्यू कितनी आ गई? उसकी वैल्यू आ गई ओपनिंग स्टॉक, जो हमने 10 स्मार्टफोन्स खरीदे थे 200, प्लस 2 स्मार्टफोन्स, क्योंकि हमने टोटल 12 बेचे हैं तो 2 स्मार्टफोन्स हमने 210 रुपए वाले भी बेच दिए।
ये वैल्यू थी उस गुड की जो हमने सेल कर दिया, और जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसकी वैल्यू है 13 इंटू 210 रुपीज, राइट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट कहेगा कि जो स्टॉक्स बाद में खरीदे गए हैं उसी से पहले सेल कर दो, यानी कि द 12 स्मार्टफोन्स दैट यू हैव सोल्ड आउट ऑफ दोस 15 स्मार्टफोन्स दैट यू परचेज्ड ऑन जुलाई 5, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक? अब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास जो 13 स्मार्टफोन्स का बच गया है, उसमें पहले तो ये 10 स्मार्टफोन्स हैं जो मैंने सबसे पहले खरीदे थे, यानी कि 10 इंटू 200 रुपीज, प्लस दी स्मार्टफोन्स विच वर परचेज्ड ऑन द जुलाई 5, दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो रहा है आपको? राइट। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ये जो सबसे ज्यादा एक्चुअली यूज किया जाने वाला मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये दो मेथड जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट दैट वी हैव परचेज्ड। हमने 10 स्मार्टफोन्स 200 रुपीज के परचेज किए थे, 15 स्मार्टफोन्स हमने 210 रुपीज के परचेज किए थे, एंड टोटल हमारे पास 25 स्मार्टफोन्स आ गए थे। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर वैल्यू आएगी 206 रुपीज पर स्मार्टफोन। तो इसका मतलब है कि हमने एवरेज निकाल लिया। 10 स्मार्टफोन 200 रुपए के, 15 स्मार्टफोन 210 रुपए के, उसको टोटल को ऐड करके आप 25 से डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय दी 15 प्लस 10 दैट इज टोटल 25, राइट। सो यहां पर ये 206 रुपीज का जो वैल्यू आती है पर स्मार्टफोन की, इसका मतलब है कि जो मेरे पास 13 स्मार्टफोन्स बच रहे हैं उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 13 इंटू 206, राइट। वेरी सिंपल। सो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यहां पर फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली आपको बस सॉल्व करना होता है। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपकी ना हो, इसके लिए वैल्यूज आप सही तरीके से यूज करें, बस यही आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम के अंदर, राइट। सो नाउ आंसर मी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स परमिटेड बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कौन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लिखी है? It permits use of only last in first out method for inventory valuation. It permits use of only first in first out method of inventory valuation. It permits use of first in first out or weighted average method for inventory valuation, or it is silent about the methods of evaluation of closing stocks. तो ध्यान रखिए accounting standards जो हैं वो हमारे FIFO, that is first in first out, weighted average cost, and there is one more method that is absorption costing, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। इन तीन मेथड्स को अलाउ करता है आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को, लीफो मेथड को अलाउ नहीं किया जाता है। तो आंसर यहां पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके अगर एग्जाम में जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, और 1 नंबर या 1.5 मार्क्स जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व करके आएंगे। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।